हेलो। क्या दिखाई दे रहा है बोर्ड पर? और क्या आइडिया लगा रहे हो कि आज का वीडियो किस बारे में होगा? केमिस्ट्री लिखा हुआ दिख रहा है तो केमिस्ट्री के बारे में होगा, है ना? और केमिस्ट्री का क्या करेंगे आज हम? यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आज आपके लिए मेरे पिटारे में है क्लास 10 के लेसन 1 to 5 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ 30। और इन 30 क्वेश्चंस को करने के बाद ये इतना क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका केमिस्ट्री का कि आप भी हैरान हो जाओगे। सिर्फ इतने से मिनटों की बात थी। वाओ! तो देखते हैं, आप जिन बच्चों को साइंस डिफिकल्ट लगता है उनके लिए साइंस बहुत इजी बन जाएगा। और अभी तक अगर आप साइंस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हो, सो नीड नॉट टू वरी, दिस टाइम आई गारंटी यू कि आप बहुत अच्छे स्कोर के साथ अपने एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। फाइन, सो लेट्स मूव ऑन टू लर्न विद मोनिका मैम। अरे, बड़ी जल्दी आ गए, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ भी लेते हैं। तो जल्दी से याद करते हैं पार्ट 1। सबसे पहला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है, बोर्ड एग्जाम्स में आया है। और आपको इसके लिए सिर्फ इतना लिखना काफ़ी है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए, दैट्स इट। अगर आपको 1 मार्क लेना है तो इतना लिखने पर भी 1 मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार बताइए। वैसे इसमें उदाहरण भी पूछे जाते हैं, बट अगर आप सिर्फ नाम भी लिख देते हैं, ऊष्मीय, वैद्युत व प्रकाशीय, वियोजन वर्ड आप साथ में ऐड कर लेना। उदाहरण कर सकते हो, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते, समीकरण लर्न करने में मुश्किल आती है तो उन्हें छोड़ दो। यहाँ अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 1 मार्क तो ज़रूर मिल जाएगा। एंड याद करने के लिए अपने हैंड मूवमेंट्स को ज़रूर यूज़ कीजिए, लाइक ऊष्मीय, वैद्युत, प्रकाशीय। फाइन, थोड़ा सा उसके साथ सिंबलाइज करिए, उसे रिलेट करिए। जितना आपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करेंगे उतना लर्न जल्दी होगा। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सफ़ेदी के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो बिना बुझा चूना इसका सामान्य नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है, और द सूत्र जो इसका फॉर्मूला है CaO। इस तरह से अपने हैंड्स को यूज़ करिए। C हवा में बनाइए, A छोटा, O कैल्शियम ऑक्साइड। सी इज द सिंबल ऑफ, प्रतीक है ये कैल्शियम का, और ओ जो है प्रतीक है ऑक्सीजन का। फाइन, सो इस तरह से भी यूज होता है। नेक्स्ट है, नीले रंग के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होता है? तो नीले रंग का जो विलयन है वो कॉपर सल्फेट का होता है, उसमें लोहे की कील डालते हैं तो हम देखते हैं कि रंग में परिवर्तन आ जाता है। फाइन, नीले रंग से वो हल्के हरे रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप पूरा लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो 2 में से आधा मार्क आपको मिल जाएगा, और जिसका आंसर है विस्थापन। क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है तो वो उसको उसके विलयन से हटा देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है। तो हटाना वर्ड नहीं लिखना है, विस्थापन लिखिए। की वर्ड यहाँ पर विस्थापन है। फाइन, अगर रीज़न लिख सकते हो कि विस्थापन होगा, क्यों? क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो फिर आपको 1 मार्क मिल जाएगा। और पूरा समीकरण इसके साथ लिखेंगे, रंगों के बारे में बताएंगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। बट अदरवाइज सिर्फ विस्थापन लिखेंगे तो हाफ मार्क मिल सकता है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ये जो क्वेश्चंस हैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो लर्न करने में वीक हैं, जो लंबी लंबी लाइनें या इवन 2-3 लाइन्स और ये फॉर्मूले और ये सब चीज़ें उनसे लर्न नहीं होती हैं, डिफ़िकल्ट लगती हैं, तो वो एटलीस्ट कीवर्ड्स लिख लें तो हर क्वेश्चन में हाफ मार्क, 1 मार्क, इस तरह से तुम लोग बटोर करके ला सकते हो, और रिस्पेक्टेबल नंबर भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सफ़ेद रंग के अवक्षेप का नाम बताओ, यह कौन सी अभिक्रिया में बनता है? तो सफ़ेद अवक्षेप, अवक्षेपण जो नीचे बैठ जाता है, पानी में घुलता नहीं है, नीचे इकट्ठा हो जाता है, वो है बेरियम सल्फेट। नाम लिखा अलग से, कौन सी अभिक्रिया में बनता है? द्विविस्थापन। फाइन, दीज आर द कीवर्ड्स जिन्हें हर एग्जामिनर एग्जाम चेक करने वाला ढूंढ रहा होता है कि बच्चे ने ये लिखा है या नहीं। ये बड़े इजी से क्वेश्चन है। लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं? आप सब लोग सिर्फ ये लिख देते हैं जंग से बचाने के लिए। जंग के साथ संक्षारण वर्ड आना जरूरी है। चांदी काली क्यों पड़ती है? संक्षारण के कारण। तांबा हरा क्यों हो जाता है? हरे धब्बे क्यों आ जाते हैं उस पर? संक्षारण के कारण। तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही है।
तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं? विकृत गंधिता से बचाने के लिए। ये मत लिखो इसको सिंपल करके कि उसका स्वाद खराब हो जाता है, उसमें से स्मेल आने लगती है, नहीं, विकृत गंधिता वर्ड यहाँ आना जरूरी है। तो दिस इज द कीवर्ड। इसी तरह से बस देखो 7 क्वेश्चन कर लोगे आप, इनके कीवर्ड्स कर लोगे लाइक दिस, तो आपका लेसन 1 अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2, अम्ल, क्षारक व लवण, जिसमें 2 प्राकृतिक सूचकों व 2 कृत्रिम सूचकों के नाम बताइए। तो प्राकृतिक सूचक में हल्दी और लाल पत्ता गोभी, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कृत्रिम सूचक जो है हमारे मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज व फिनोफ्थलीन। ठीक है, स्पेलिंग गलत मत लिखना, यूजुअली ये पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है और आप इसकी जांच कैसे करेंगे? तो अम्ल में जब भी धातु डाली जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। बहुत सारी धातुओं के साथ, कुछ धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, बट कौन सी गैस निकलती है? तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस। और इसकी जांच कैसे करोगे? पूरा मत लिखो, नहीं लर्न होता कि हम जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो पॉप ध्वनि आएगी, धमाके की आवाज़ आएगी, कुछ मत, पटाखे जैसी आवाज़, ऐसा कुछ मत लिखो। सिर्फ क्या लिखोगे? पॉप ध्वनि, पटाखा, धमाका, ये वर्ड मत लिखो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको पॉप ध्वनि लिखने पर हाफ मार्क मिल जाएगा। फाइन। चूने के पानी को कौन सी गैस दूधिया कर देती है? तो चूने के पानी को सिर्फ एक ही गैस दूधिया करती है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में CO2 जरूर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, तनुकृत करने के लिए अम्ल में जल मिलाना चाहिए या जल में अम्ल, और क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और उसमें बूंद बूंद करके धीरे धीरे अम्ल मिलाते हैं। तो आपके कीवर्ड्स क्या हो गए? जल में अम्ल मिलाएंगे बूंद बूंद करके, ताकि ज़्यादा ऊष्मा ना बने। क्यों का आंसर सिर्फ इतना है, ताकि ज़्यादा ऊष्मा ना बने। ठीक है, ऊष्मा बनेगी, उछल के बाहर आएगा, घाव हो जाएंगे, नुकसान होगा, त्वचा पर गिरेगा। तो ये सब चीज़ें मत लिखो, नहीं लर्न कर सकते तो, ताकि ज़्यादा ऊष्मा ना बने। फाइन। कंसाइज लिखो। हर क्वेश्चन में एक मैं वर्ड यूज़ करती हूँ अपनी क्लास में कि चिल्लड़ इकट्ठी कर लो, उसी से अपना खजाना बनाओ। फाइन। सो यहाँ अगर हम पूरा 2 नंबर 3 नंबर नहीं ले पा रहे हैं तो एटलीस्ट आधा आधा एक एक नंबर हमें ज़रूर लेना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? सिंपल लिखो, अम्ल जमा क्षार क्या बन जाएगा? लवण जमा जल। बस, अम्ल जमा क्षार बन जाएगा लवण जमा जल। निम्न के लिए सार्वत्रिक सूचक होता है pH, इसका मान क्या होता है? अगर किसी का लिखा हुआ है कि एक विलयन है, एक पदार्थ है, उसका pH का मान जो है वो 7 आ रहा है, तो इसका मतलब वो उदासीन प्रकृति का है। 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारक है। और क्षारक में भी जितना नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे 8 से 14 हो रहा है, तो 14 वाला ज़्यादा शक्तिशाली है, 8 वाला कमज़ोर है। इसी तरह से अम्ल में जितना नंबर कम होगा उतना pH, उतना जो प्रकृति है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। 1 वाला ज़्यादा प्रबल क्षारक है और 6 वाला कमज़ोर क्षारक है। फाइन। तो इसी तरह से हमारे पास एक ही क्वेश्चन और है इसमें, अब 7 क्वेश्चन हैं इसके। बहुत सारे आपको यहाँ पर पदार्थ दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, तो उनके अगर आपको सामान्य नाम दिया गया है तो सूत्र पूछा जाएगा, उसका उपयोग पूछा जाएगा। फाइन। सो धोने का सोडा, इसका सूत्र है Na2, देखो लर्न कैसे करोगे, Na2CO3 डॉट 10H2O। थोड़ा सा जब भी आप लर्न कर रहे होते हो, बैठे होते हो कहीं पे, तो ऊपर नीचे हो लिया करो, अपने हैंड मूवमेंट्स, अपने बॉडी मूवमेंट्स को साथ में यूज़ करो, उससे आपकी लर्निंग रिटेंटिव होगी, ज़्यादा टाइम के लिए लर्न रहेगा। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जल की कठोरता को हटाने के लिए। फिर दूसरा है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, तो NaHCO3 केक को फुलाने में। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कागज़ उद्योग में, कागज़ बिल्कुल सफ़ेद सा हो जाता है, और कितना जब पेड़ से निकाला जाता है, कागज़ बनाया जाता है, तो वो थोड़ा भूरा भूरा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, टूटी हड्डियों को जोड़ने में फॉर्मूला, इसका सूत्र क्या है? CaSO4 डॉट हाफ 1/2 H2O। फाइन। तो इस तरह से आप, और जब अगर आप इनके सूत्र लिख लोगे और आपको पता है कि कौन से तत्व का प्रतीक कौन सा है, जैसे Na सोडियम है, CO3 कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट। अगला बेकिंग सोडा में क्या लिखा हुआ है? NaHCO3, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट, आधा मतलब हेमी हाइड्रेट।
तो इस तरह से जब आप इनके सूत्र लिख लोगे तो आपके लिए इनके रासायनिक नाम लिखना भी आसान हो जाएगा। बस इन प्रतीकों में जो जो तत्व हैं उनके नाम लिखते जाइए। तो अब लेसन 3 की ओर चलते हैं। यस, पहला है इसमें निम्न धातुओं व अधातुओं के नाम बताओ। ज़्यादातर बेटा एक्सेप्शंस पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे सारी अधातुएं जो हैं वो डल अपीयरेंस की होती हैं, उन कोई चमक नहीं होती, लेकिन एक अधातु ऐसी है जो चमकीली है, उसका नाम है आयोडीन। धातुएं ज़्यादातर कठोर होती हैं, बट ऐसी धातुओं के नाम जिन्हें आसानी से काटा जा सकता है तो वो हैं सोडियम व पोटेशियम। ज़्यादातर जो धातुएं हैं वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन ऐसी जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो है मरकरी या पारा। इसी तरह से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, क्योंकि वो ज़्यादातर गैसेज होती हैं, ये है ब्रोमीन। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक धातुएं, ये तो सुचालक होती ही हैं, तो बेस्ट बतानी है यहाँ पर, बेस्ट कंडक्टर हैं जो बहुत अच्छा चालन करती हैं। तो चांदी, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, इनमें से कोई भी दो लिख सकते हो। चांदी और कॉपर ज़्यादा कॉमनली लिखा जाता है। ऊष्मा और विद्युत की कुचालक, ज़्यादातर तो सुचालक है, तो कुचालक कौन सी है? मरकरी और सीसा, सीसा को लेड भी कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत की सुचालक अधातु। सारी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन सुचालक कौन सी है? कार्बन इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के रूप में कार्बन जो है वो विद्युत का चालन करता है। निम्न को परिभाषित करिए। आघातवर्ध्यता, तो धातुओं का पीटे जाने पर, जब इन पर जोर लगाया जाता है, पीटा जाता है जोर जोर से, तो ये पतली चादर में बदला जाना, ये आघातवर्ध्यता कहलाता है। तन्यता, धातुओं का खींचे जाने पर पतली तार में बदला जाना। तो सिंपली कई बार ये डायरेक्ट डेफिनेशंस आ जाती हैं। और दो उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम बताइए। वैसे जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक प्रकृति के होते हैं, लेकिन दो ऑक्साइड ऐसे हैं दो धातुओं के ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्लों के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं और क्षारकों के साथ भी। तो वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। आप इनके सूत्र लर्न नहीं कर सकते तो सिंपली नाम जरूर लिख दीजिए, कई बार ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? सिंपली लिखिए आयनों के कारण, उसमें स्वतंत्र आयन होते हैं इसलिए। आयनिक यौगिक नाम से ही पता चल रहा है। गलनांक उच्च क्यों होता है आयनिक यौगिकों का? क्योंकि आयनों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। एक देखो प्लस वाला आयन है, एक माइनस वाला आयन है, तो दोनों एक ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे पे आकर्षण लगाती हैं। तो आयनों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होने के कारण, या आयनों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा, सिर्फ इतना लिख दो बस। क्लियर? आपको समझ आ रहा होगा कि अब हमने किस तरह से क्वेश्चन आंसर्स फ्रेम किए हैं कि आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं। फाइन, बहुत ज़्यादा क्रैमिंग लर्निंग नहीं करनी। अब यहाँ पर सक्रियता श्रेणी है, तो सक्रियता श्रेणी के लिए आपने एक शॉर्टकट है कि काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, काला नमक हींग अजवाइन और पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है कि काशी से बन गया के। अब सबसे पहला जो हमारा सक्रियता श्रेणी में धातु है वो है के। के किसका प्रतीक होता है? पोटेशियम का। नाथ, एन के लिए नाथ वर्ड याद करने के लिए बना दिया गया, ये है सोडियम। इसी तरह से का कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al। तो आप इस तरह से जब ये एग्ज़ाम जैसे ही आपको आंसर शीट खोलने के लिए बोला जाएगा, आप सबसे पहले लास्ट शीट पे रफ वर्क लिख करके ये सक्रियता श्रेणी जैसे आपने लर्न की होगी ना, इसको उड़ेल देना, सीधा जा करके छाप देना वहाँ पर। जब 10:30 बजेंगे और आप आंसर शीट में लिखना शुरू करेंगे देन ऑनली, तो ये आप लिख देंगे। उसके बाद जब इस पर बेस क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभी हमने किया था कि नीले रंग के विलयन में लोहे की कील डालेंगे तो क्या होगा। अब नीले रंग का विलयन कॉपर सल्फेट का, अब आप यहाँ देखो कॉपर नीचे है और ये आयरन Fe ऊपर है, तो जितना जो ऊपर होगा वो ज़्यादा क्रियाशील है और वो कमज़ोर वाले को, कम क्रियाशील वाले को उसके विलयन से हटा सकता है। फाइन। सो कॉपर सल्फेट में जब आप आयरन डालोगे तो आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस सक्रियता श्रेणी डायरेक्ट नहीं आएगी, इस पर बेस क्वेश्चन आएंगे। अगर आपके पास ये लिखी हुई होगी तो आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइन। सो आई नीड नॉट टू वरी, ये सारे नोट्स जो हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, तो आप वहाँ से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और ज़रूर करिएगा, ये आपकी कॉपी बनेगी, उसे हेडिंग देना, आओ एग्ज़ाम की तैयारी करें चुटकी में। फाइन। तो अब लेसन 4 करते हैं। यस, अब आप देख रहे होंगे कि मैम ने ग्रीन बोर्ड वाली पिक्चर शेयर नहीं की है। एक्चुअली वो 3 लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स मैंने पहले अपनी क्लास में करा दिए थे एंड देन फिर मैंने उसकी पिक क्लिक की थी, लेकिन कुछ बच्चों के रह गए हैं, दैट्स वाई आज ये वीडियो बना रही हूँ। और दूसरी बात ये कि ये पेपर पे दिखाई दे रहा है आपको। और लेसन 4 कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के क्या कारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के लिए आता है। आप यहाँ पर सिर्फ इन प्रॉपर्टीज़ के, इन गुणों के नाम लिख देंगे, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता।
आप इनकी डिटेल मत लिखें, नहीं लर्न होती है तो मत लिखें। हो सकती है तो आपके पास ऑलरेडी ये वाले नोट्स हैं ही, तो आप वहाँ से भी इसकी डिटेल देख सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ ये तो बहुत ईजिली हो गया, बड़ी जल्दी हो गया, अभी मेरे पास टाइम है एग्जाम्स में, तो आप इनकी डिटेल्स कर लेना। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है कार्बन के 2 अपरूप बताओ और उनके बीच में 2-2 अंतर लिखो। तो हीरा और ग्रेफाइट ये 2 अपरूप हैं। अब इनके बीच में अंतर क्या बताएंगे? विद्युत का बता सकते हैं कि हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट सुचालक है। आबंधों की संख्या ज़्यादा बेटर है पॉइंट बजाय की संरचना के। तो हीरे में क्या होता है कि 4 आबंध बन जाते हैं, कार्बन चारों तरफ कार्बन से जुड़ जाता है, 4 ही आबंध बना सकता है और वह चारों के चारों बना लेता है। ग्रेफाइट में कार्बन जो है वो सिर्फ 3 के साथ आबंध बनाता है, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका फ्री रह जाता है, इसी वजह से वो विद्युत का सुचालक भी है, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। और संरचना जो है ये इनकी त्रिआयामी है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। और ग्रेफाइट में क्या होता है, षटकोण का आकार आ जाता है जो इनके अणु बनते हैं। अब है एल्केन, एल्कीन व अल्काइन के सामान्य सूत्र लिखिए। इनमें से कौन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और कौन से असंतृप्त। तो एल्केन में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल आबंध बनता है, और सिंगल से आप संतृप्त सिंगल एस लर्न कर सकते हैं। तो संतृप्त यानी सिंगल बॉन्ड। अब एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड बनता है, और एल्काइन में जो है वो कार्बन कार्बन के बीच में 3 आबंध बन जाते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आपस में कर लेते हैं, एक जो बच जाता है वो किसी और से कर लेते हैं। तो डबल और ट्रिपल वाले जो हैं वो असंतृप्त हैं। इसी तरह से अब इनका हम सूत्र जो है, आप देखो बिल्कुल सूत्र CnH2n, बट एल्केन में 2n के साथ +2 है, एल्कीन में कुछ नहीं है, सिर्फ H2n है, और एल्काइन में CnH2n-2 है, यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। बस आपने इस तरह से इनके सूत्र, कई बार ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। एंड अब हम चलेंगे समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके सदस्यों का समान सामान्य सूत्र होता है, मतलब सारे के सारे एक ही फॉर्मूले पर आधारित हैं और उनमें CH2 का अंतर होता है। तो उदाहरण के लिए मिथेन, एथेन और प्रोपेन है, तो C2। अब आप ये जो हमने यहाँ जनरल फॉर्मूला किया था ना, इसमें आप C की वैल्यू अगर 1 डालो तो H की कितनी आएगी, 2 × 1 + 2 यानी कि 4। ऐसे ही एथेन बनाओगे तो N की जगह पे 2 डालोगे तो C2H 2 × 2 + 2, तब वहाँ पर क्या आएगा, N की वैल्यू जब आप 2 डालोगे तो क्या आएगा, 2 × 4 + 2, वहाँ पर 6 आएगा। तो C2H6 ये एथेन का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से N की वैल्यू 3 डालोगे और 3 × 2 6 + 2 8, तो प्रोपेन का बन जाएगा। ये हमारे पास समजातीय श्रेणी है। देखो सबका एक ही फॉर्मूला है, एक ही सूत्र है, और इनके बीच में CH2 का फर्क है, C एक बड़ा, हाइड्रोजन के 2 बड़े। निम्न प्रकार्यात्मक समूहों के नाम लिखो। ऑलरेडी एक यौगिक का नाम आपके पास सूत्र होगा, उसमें से आपको प्रकार्यात्मक समूह पहचानना है। तो OH अल्कोहल, CHO लगा हुआ देखो कहीं पर भी तो एल्डिहाइड है, CO कीटोन है, और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है। फाइन। सो इस तरह से जब आप कोई भी यौगिक में ये वाले सिंबल लगे हुए देखो, ये वाले फॉर्मूले लगे हुए देखो, तो आप इन समूहों के नाम बता सकते हो। फाइन। कई बार क्या होता है, पूरे यौगिक का नाम पूछा जाता है, लेकिन अगर आप वो नहीं बना पाते, वो डिफ़िकल्ट थोड़ा सा रहता भी है कुछ बच्चों के लिए, तो आप उस चीज़ को छोड़ सकते हो, यहाँ सिर्फ आप समूह का नाम बता दो। फाइन। तो अब चलते हैं लास्ट चैप्टर की ओर, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, लास्ट हमारी केमिस्ट्री का। तो जैसे डॉबेराइनर ने सबसे पहले क्या पूछा जाता है, जिन जिन वैज्ञानिकों ने सारणियाँ बनाने की कोशिश की उनकी उपलब्धियाँ या उनकी सारणी में क्या कमी रही। तो डॉबेराइनर ने त्रिक नियम दिया और उनकी सीमाएं क्या रही कि वो सिर्फ 3 ही त्रिक बता पाए, जबकि उस समय पे और भी तत्व थे लेकिन उनके त्रिक वो नहीं बना पाए। न्यूलैंड्स का था अष्टक सिद्धांत। अब देखो सिर्फ अष्टक, पूरे लाइनें मत लिखो, यहाँ लैंग्वेज का एग्जाम नहीं है, तो हमें सिर्फ कीवर्ड्स पर ही ध्यान देना है। अष्टक सिद्धांत, अब कमियां क्या थी कि इनका सिद्धांत सिर्फ शुरू के 20 तत्वों तक ही लागू होता था। मेंडलीफ का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंडलीफ का, क्योंकि इन पे सीधा 3 उपलब्धियां और 3 कमियां बताइए, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस में प्लीज़ मार्क्स मत लूज करना, ये बहुत स्कोरिंग रहेंगे आपके लिए। मेंडलीफ में क्या है कि अज्ञात तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ी, समान गुण वाले एक ही जगह पे रखे गए, और पहले वालों में क्या था कि गुण एक जैसे आते थे लेकिन उनको अलग अलग जगह दी गई थी। अक्रिय गैसें जिनकी खोज बहुत बाद में हुई उन्हें अलग स्थान दिया गया, तो अक्रिय गैसें अलग स्थान, समान गुण एक स्थान, अज्ञात तत्वों के लिए खाली जगह। बस ऐसे अपना दोहराते जाओ, रट्टा लगाते जाओ बस इनको। और कमियां क्या रही कि समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था,
और कई जगह तत्वों का द्रव्यमान के अनुसार क्रम सही नहीं था। ज़्यादा वाला पहले लगा हुआ है, कम वाला बाद में लगा हुआ है, जबकि उन्होंने बढ़ते क्रम में लगाया था। मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम, ये हमारे सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। और आप ध्यान से देखो, दोनों की कथन सेम है सिवाय एक वर्ड के। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता है? तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है? तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तो वहां परमाणु द्रव्यमान है, यहाँ परमाणु संख्या है। फाइन। सो इतना सा फर्क है, और ये 1 मार्क में कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं ये नियम। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में तत्व का स्थान कैसे निश्चित किया जाता है? क्योंकि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, लेटी हुई लाइनें हैं, इन्हें हम आवर्त कहते हैं, और जो ये खड़ी हुई लाइनें होती हैं इन्हें समूह कहते हैं। तो हम कौन से आवर्त में भेजें किसी तत्व को और कौन से समूह में भेजें, कैसे पता चलता है? तो यहाँ एक उदाहरण है सोडियम का, जिसकी परमाणु संख्या है 11। अब आप इस 11 इलेक्ट्रॉनों को बांटेंगे तो 2 चले जाएंगे के कोश में, 8 चले जाएंगे एल में, और 1 जाएगा एम में। तो यहाँ कितने कोश इस्तेमाल हो रहे हैं? 3। तो आवर्त संख्या देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है? 3। कोशों की संख्या जितनी भी होंगी, जितने कोश इस्तेमाल होंगे वो आवर्त संख्या बनेगा। लास्ट वाले कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे यहाँ पर 1 है तो समूह संख्या क्या बनेगी? 1। तो 1 2 3 है अगर लास्ट में, तो समूह संख्या भी 1 2 3 आएगी। लेकिन अगर लास्ट वाले कोश में इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो समूह संख्या 14 होगी। 5 है तो 15। तो 4 5 6 7 के लिए जो समूह संख्या आएगी वो 14 15 16 17 आएगी। अगर लास्ट में 8 है, पूरा भरा हुआ है, तो वो निष्क्रिय गैसों वाला कॉलम है, लास्ट 18th कॉलम, 18वां। फाइन। एंड इसी तरह से अब बस एक ही क्वेश्चन और है इसमें, ये भी टेबल की फॉर्म में है कि जब हम समूह में परिवर्तन, जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं और जब एक आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या परिवर्तन आता है? परमाणु साइज में क्या परिवर्तन आता है, और साथ में उसका कारण। फाइन। तो जब समूह में क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। अच्छा, एक चीज का लर्न कर लोगे ना, समूह में परिवर्तन लर्न कर लोगे, आवर्त में परिवर्तन उसका उल्टा है। अब आवर्त में परिवर्तन क्या हो रहा है? परमाणु का साइज, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का साइज घटता जाता है। क्यों? अब इसका कारण आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा। पैटर्न देखो उल्टा है, उसमें बढ़ता है तो इसमें घटता है, क्योंकि नाभिक और आखिरी कोश में आकर्षण बल बढ़ जाता है तो एक दूसरे की तरफ खिंच जाते हैं, जिससे साइज छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है धात्विक गुण। तो समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को त्यागना आसान होता है, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। अब इसमें बढ़ता है तो आवर्त में क्या हो रहा है? बाएं से दाएं जाने पर घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागना मुश्किल होता जाता है। देखो रीजन भी उल्टा है यहाँ पर। इसी तरह से धात्विक गुण अगर आपने कर लिया तो अधात्विक गुण और लर्न करना इजी है। ध्यान से देखो, बिल्कुल उसका उल्टा है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है तो अधात्विक गुण घटता है। भाई जब इलेक्ट्रॉन दान करना आसान हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन किसी और से लाना तो मुश्किल ही हो जाएगा ना। अधातुएं लाती हैं और धातुएं देती हैं। फाइन। इसी तरह से अधात्विक गुण जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो ये बढ़ता क्यों जाता है? अधातु की प्रकृति बढ़ती क्यों जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल, लेना आसान होता जाता है। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट, देखो किसी चैप्टर में 7 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन, इस तरह से पूरे 5 चैप्टर के केमिस्ट्री के पोर्शन के आज हमने क्वेश्चन आंसर्स किए। और आपको भी वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही इजी है, ये तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। बट माइंडेड वन थिंग कि आपको रिपीट करना है। वीडियो को देख लिया, समझ लिया, ये नोट्स आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएंगे, बट आपको इन्हें बार बार रिपीट करना है और लिखना भी है। और लिखना कब है? याद करके। याद करेंगे फिर लिखेंगे, फिर देखो कि आपकी गलतियां हैं, फिर याद करो फिर लिखो, फिर याद करो फिर लिखो। तो बार बार रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है। फाइन। सो इसी तरह से अब हम फिजिक्स के और बायो के भी चैप्टर्स करेंगे। और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको ये नोट्स यूज़फुल लग रहे हैं, सो दैट कि मैं आगे और चैप्टर्स के बनाने के लिए भी प्रमोट हो सकूँ। और पढ़ते रहिए, हम टीचर्स हैं आपके लिए, चीज़ों को आसान करने के लिए। हम इजी करेंगे, आपके रास्तों से हम सारे पत्थर हटा देंगे, लेकिन चलना आपको है। फाइन। सो चलेंगे ना? प्रॉमिस करिए अपने आप से कि यस, अब हम बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे और हम फेल नहीं होंगे। ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गुड लक।